पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आप सभी को पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यूनिट 1 करवाने वाले, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। बच्चों, ये आपके लिए सेकंड सेमेस्टर वाले के लिए, जिसमें हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे और उनकी राजनीतिक प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। और ये जो टॉपिक है राजनीतिक दल से संबंधित, ये अदर्स जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं या बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें अगर मेंस के एग्ज़ाम में होते हैं, तो उसमें भी सिलेबस में राजनीतिक दल से विशेष में संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर भी हम इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर योर सब्जेक्ट्स। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, यूनिट 2 पोस्ट। इसका नाम है गाइज, यूनिट 1 का नेम है राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली। इसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी जो है वो दोनों लोग क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है, संगठित एक गुट होता है, जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यानी कि एक उनकी विचारधारा होती है। हर एक दल की क्या होती है, अपनी विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, जिसके ऊपर वो काम करते हैं, है ना। जैसे लाइक हम देख सकते हैं अभी भाजपा का जो उसकी थीम है, अभी जो चल रहा है, उनका कितना अच्छा विचारधारा, जिसके द्वारा ही उनका डेवलपमेंट हो रहा है। और कांग्रेस की विचारधारा अलग होती है। हर एक जो भी दल आप देख सकते हैं, समाजवादी दल हो या कम्युनिस्टवादी दल हो, ये सभी दल जो होते हैं विचारधारा आइडियोलॉजी पे ही निर्भर होते हैं, उसी पर बने होते हैं। एक लोगों का समूह होता है। तो दल किसे कहते हैं, ये इसका आंसर बन जाता है। या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, इनका एक इक्वल पॉलिटिकल थॉट भी रखते हैं। ये दल जो हैं वो चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। यानी अपनी जो भी थीम होती है उसे फुलफिल करने के लिए ट्राई करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य हम देखें तो राजनीतिक दल के क्या होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं सभी, जैसे हमने ऊपर बताया आपको आइडियोलॉजी होती है, इसी प्रकार सिद्धांत होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, विजन होते हैं। प्राय लिखित दस्तावेज के रूप में भी होता है, उन्हें लिखा होता है उन्होंने, और पब्लिश भी करते हैं वो, कि हमारी दल की ये विशेषताएं हैं, जो कि हम चुनाव के समय में हम देख सकते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है ना। हर एक देश में राजनीतिक दल होते हैं, उनकी अलग अलग व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे लाइक कहीं पे बहुदलीय व्यवस्था है, लाइक भारत में कहीं द्विदलीय व्यवस्था है, तो कहीं एक दलीय व्यवस्था है। जैसे एक दलीय व्यवस्था देखें तो चीन में है, द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन एंड अमेरिका में है, तो इसी प्रकार बहुदलीय व्यवस्था भारत में। तो ये सारी दलीय व्यवस्था होती हैं। कुछ देश में कोई भी राजनीतिक दल ही नहीं होता। जैसे लाइक तानाशाही शासन देख लो, तो वहाँ पे राजनीतिक दल नहीं होते हैं, वहाँ पे केवल एक तानाशाही लीडर ही वहाँ पे शासन करता है। कहीं एक ही दल होता है सर्वसेवा, है ना, कहीं दो दल होते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का जो स्थान है वो केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जो सीट है, उनका स्थान है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, किसी समाज में शक्ति का वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों, यानी कि हम देखें तो राजनीतिक दल क्या होता है, उसमें समाज व्यवस्था एक सोशल सिस्टम होता है, जिसमें लोग पावर को गेन करने के लिए तो अपने व्यक्तियों को, रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं, ताकि उसे शक्ति मिले, कुछ धन मिले, और जिससे वो अपने कार्य करें और देश का विकास में सहयोग दे। प्रतिनिधित्व करते हुए परस्पर विरोधी हितों के शरणीकरण, अनुशासन एवं सामंजस्य का प्रमुख साधन करते रहते हैं। इस तरह से राजनीतिक दल जो है समाज व्यवस्था के लक्ष्य, समाज को व्यवस्थित करने के लिए उनके एम्स होते हैं। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन या सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में भी वो कार्य कर सकते हैं। राजनीतिक दल चेंजेस कर सकते हैं, समाज में जो बुराइयां होती हैं उसे हम चेंज करके अच्छाइयों में परिवर्तित कर सकते हैं। उन सब के अवरोध और सामाजिक आंदोलन से भी संबंधित होते हैं, सोशल मूवमेंट से भी रिलेटेड होते हैं राजनीतिक दल, क्योंकि कभी कभी राजनीतिक दलों द्वारा भी सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री आंदोलनों से भी संबंधित होता है। यानी समाजशास्त्री, सोशल लॉजी वाले मूवमेंट्स जो होते हैं, लाइक सोसाइटी के से ही निर्भर है राजनीतिक दल। क्योंकि राजनीतिक दल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया आपको, राजनीतिक दल एक समूह है, लोगों का समूह है ना। तो लोगों से ही तो समाज बनता है बच्चों। तो इसलिए इसका अध्ययन हम समाजशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र दोनों में ही करते हैं, लेकिन दोनों दृष्टिकोण में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। जस्ट लाइक
समाजशास्त्री जो है वो राजनीतिक दल को सामाजिक समूह मानते हैं। समाजशास्त्री क्या मानते हैं? सामाजिक समूह मानते हैं। जबकि राजनीतिक दल राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो वो राजनीतिक दल को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं, है ना, कि वो सरकार बना रही है राजनीतिक दल, तो इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस है इनकी दृष्टिकोण में। राजनीतिक दलों की विशेषता देख लेते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स, और डिफाइन भी करें तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए और इसे लर्न कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 100% आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है। सो प्रिपेयर योर नोट्स फ्रॉम हेयर, दिस माई चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड, एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम गाइज विशेषता देख लेते हैं। राजनीतिक दल की जो संरचना है उसमें कुछ विशेषताएं लाइक इस समूह में जो कि समाजशास्त्र को इस समूह से अलग करते हैं। लाइक पहला, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होती है। नहीं, हमें राजनीतिक पॉलिटिकल को प्राप्त करना है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र द्वारा शक्ति हथियाने का पूरा प्रयत्न करता है, यानी वो पावर को गेन करने का प्रयत्न करता है। सेकेंड, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाएँ बनाते हैं, है ना, सब पॉइंट्स बनाते हैं, सब तरीके से लोगों को जो समूह होता है उसमें कुछ बड़े छोटे सीट के लोग भी आ जाते हैं, समितियां आ जाती हैं, कमेटीज़ आ जाती हैं, जो कि भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। दल में कई परस्पर विरोधी समूह भी होते हैं, लाइक कोई एक दूसरे से विरोध भी कर लेते हैं। हम देखते हैं दल में भी संधि विच्छेद होता रहता है, तथा उद्देश्य उसकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर ही वो साथ जुड़े रहते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है उद्देश्य उनका पर्पस होता है अपनी सोच को, विचारधारा को डेवलप करना। थर्ड है, हर राजनीतिक दल में अल्पमत होता है ना। अल्पमत जैसे कि कुछ थिंग्स होती है, कोई विचार आया तो उस पर बहुत सारे लोग उस पर सहमत होते हैं और कुछ लोग उससे सहमत नहीं हो सकते, है ना। हो सकता है कि उनकी विचारधारा उनसे अलग हो, थोड़ी डिफरेंस हो, तो अल्पमत भी होता है उसमें। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है, यानी स्टार्टिंग में जब कोई भी दल बनता है तो कुछ ही लोगों के द्वारा बनता है, फिर जब लोग उसमें ऐड ऑन होते जाते हैं तो वो एक बड़ा दल का रूप ले लेता है ना। तो उसमें क्या होता है, अनुभवी जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने पहले से उस दल को बनाया है या उसमें ज्वाइन है, तो वो तो अनुभवी कहलाएंगे, एक्सपीरियंस होंगे। तो वो जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वो दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्तर की व्यवस्था में विभाजित हुआ दिखता है हमें, और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तताएँ पाई जाती हैं। उन्हें ज़्यादा लिबर्टी दी जाती है कि वो ज़्यादा अपनी बातों को रखें। ये होता है दल व्यवस्था की विशेषता। फोर्थ है, दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है ना, मेंबर्स आते जाते रहते हैं वहाँ पे। एक सदस्य दूसरे सदस्य को दल की गतिविधियों की नज़र जानकारी भी देते रहते हैं, यानी एक मेंबर जो आया वो दूसरे मेंबर को उस दल की क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्यता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि हम लोग भी अभी जाकर कोई भी दल ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें उसकी विचारधारा पसंद हो, हम उसकी आइडियोलॉजी को लाइक करते हों और उसे बढ़ाना चाहते हों, समाज में फैलाना चाहते हैं, तो इस प्रकार दल के अंदर हम सम्मिलित हो सकते हैं। उपयुक्त लक्षणों द्वारा भी हम राजनीतिक दल को अन्य संगठन से भिन्न मान सकते हैं। नहीं, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन बहुत से होते हैं, लाइक एनजीओ हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए, कुछ कमेटीज़ हो गई जो लोगों के हितों के बारे में कार्य करती है। वहीं अगर राजनीतिक दल जो समूह है वो डिफरेंस है, क्योंकि उसकी एक अलग ही विचारधारा होती है। सरकार में जाना होता है उन्हें शक्ति पावर को गेन करना होता है, और साथ ही समाज में कुछ रिफॉर्म्स करने होते हैं, परिवर्तन करने होते हैं, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक दल का गठन समाज की दो विशेषताओं द्वारा पाया जाता है। लाइक पहला मैंने आपको बताया, राजनीतिक शक्ति का आधार होता है वोट से है, यानी वोट के लिए वो करते हैं, अर्थात सरकार का निर्धारण मतदान प्रणाली से किया जाता है। सरकार कैसे बनती है गाइस? वोट देने की प्रणाली से ही तो हम चुनाव होता है भारत में, हम सभी जानते हैं लोकतांत्रिक देश है भारत, तो उसमें चुनाव द्वारा ही अपने सरकार को हम चुनते हैं हर साल। 5 वर्षों में, हर साल नहीं, 5 वर्षों में हम लोग अपने सरकार को चेंज करते हैं, चुनते हैं। ये हमारा चुनाव का अधिकार है। सेकेंड है, विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन बना रहता है, क्योंकि हर एक दल मैदान में उतरे होते हैं और उन्हें शक्ति को गेन करने के लिए वोट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना होता है। अर्थात राजनीतिक शक्ति को, सत्ता को हथियाने के लिए परस्पर होड़ लगी रहती है, यानी भीड़ लगी रहती है, सभी लोग प्रयास करते रहते हैं। अब राजनीतिक दल की संरचना देखें, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो मॉरिस डुवर्जन नाम की गाइस एक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने राजनीतिक दल के सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जस्ट लाइक उन्होंने बोला कि राजनीतिक दल में समिति होती है, कॉकस नाम की एक सिविलियंस होते हैं, उसमें शाखा होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, कोष्ठक यानी सेल होते हैं, और नागरिक सेना यानी मिलिशिया
होती है एक राजनीतिक दल के अंतर्गत। तो समिति में क्या बताते हैं, इसे दल के जाने माने पहचाने लोगों के एक लघु समूह कहा जा सकता है ना। जैसे लाइक मैंने आपको ऊपर भी बताया गाइस कि इसमें जो पहले से अनुभवी लोग होते हैं, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है उस दल के बारे में, तो वो जाने माने पहचाने लोग कहलाएंगे, जो कि ना अपने विस्तार और ना ही अपनी भर्ती में रुचि रखते हैं, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। वास्तव में यह एक बंद समूह है जिसकी प्रवृत्ति अर्धस्थायी होती है, यानी आधी वो एस्टेब्लिश्ड रहती, आधी नहीं रहती। केवल चुनाव के समय ही ये निष्क्रिय रहता है, चुनाव के टाइम में ये लोग उठते हैं और वैसे तो कुछ चेंजेस करने की सोचते रहते हैं। इसके सदस्यों की न्यूनतम संख्या की शक्ति का माप नहीं है, क्योंकि संख्या से काफ़ी अधिक होती है ना। मैंने आपको बताया ना, मेंबर्स आते जाते रहते हैं तो उसमें ज़्यादा मेंबर आ जाते हैं, अधिक हो जाती है संख्या इसमें। तो अतः इसकी ख्याति प्राप्त सदस्यों की संख्या की अपेक्षा उनका प्रभाव एवं क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अनुभवी हो तो उनका प्रभाव इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा होगा गाइस, है ना। मॉरिस डुवर्जन ने भी फ्रांसीसी रेडिकल पार्टी उग्रवादी और 1989 से पूर्व पहले भारत में ब्रिटिश लेबर पार्टी का इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में इस दल को लेकर आए थे। और मताधिकार के विकास के साथ कॉकस प्रकार के दल की कमी होने लगी, यानी अब जब हम मताधिकार का राइट सभी को, पहले क्या होता था कि सभी व्यक्तियों को मताधिकार का राइट नहीं था। ये सभी फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति के द्वारा ये सभी हमें अधिकार अब दिए गए हैं गाइस। पहले ज़माने में यानी प्राचीन काल के समय में हमें वोट का अधिकार नहीं था, हमारे पास तानाशाही सरकार आके कार्य कर रही थी, शासन कर रही थी। लाइक ब्रिटिश सरकार देख सकते हैं हम, जिसने भारतवासियों को किस प्रकार से गुलामी के वातावरण में जूझा रखा था। हम जूझ रहे थे गुलामी से। औपनिवेशिक शासन हमने देखा है, हम एक औपनिवेशिक राज्य साम्राज्य का पार्ट रह चुके हैं, तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार दल जो है अपने भारत में तो नया नया ही आया है। और साथ ही इसमें इनकी ब्रांचेस में देखें तो शाखा दल पश्चिमी यूरोप में मताधिकार के विस्तार का परिणाम है ना। पहले पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सबसे पहले ये सब स्टार्ट हुआ था, वोटिंग का सिस्टम। तो इसका संबंध जनता से होता है। शाखा का मतलब है जनता, उसमें जनता से संबंधित होते हैं ब्रांचेस। कॉकस की तरह बंद समूह नहीं है, क्योंकि इसमें गुणों की अपेक्षा संख्या को महत्व दिया जाता है। शाखा में क्या किया जाता है गाइस, इसमें गुणों की अपेक्षा, ऊपर था कि गुणों में क्वालिटी जिसमें होगी वही वोट देगा, वही खड़ा होगा। परंतु जब शाखा की बात आई कि बहुत से लोग होते हैं जिनमें क्वालिटीज़ नहीं होती, तभी उन्हें भी तो अधिकार है ना, मनुष्य तो है ना, उन्हें भी महत्व दिया जाएगा। अतः यह अधिक से अधिक सदस्यों की भर्ती में रुचि रखता है। इसकी राजनीतिक सक्रियताएं केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं होती, अपितु निरंतर चलती रहती, कंटिन्यूसली ये रिफॉर्म्स करते रहते हैं। यह कॉकस की अपेक्षा अधिक एकीकरण पाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें संस्तरण तथा कर्तव्यों का विभाजन भी सुस्पष्ट होता है, यानी अच्छी तरीके से लोगों को अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं कि हाँ हमें क्या करना है अपने दल के लिए, तथा स्थानीयता एवं संकीर्णता का भी आभास पाया जाता है। इसमें अधिकतर केंद्रीय दल संरचना होती है। एक सेंट्रल पार्टी का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं ब्रांचेस में, और प्रारंभिक इकाइयाँ निर्वाचक क्षेत्रों की भांति ही, जो प्राइमरी यूनिट्स होती हैं उनके क्षेत्रों की भांति ही भौगोलिक आधार पर संगठित होती है। यूरोप के समाजवादी दलों में ब्रांच के सभी लक्षण पाए जाते हैं। कैथोलिक और अनुदारवादी दलों ने भी न्यूलिक अधिक सफलतापूर्वक इसका अनुसरण किया, यानी इसे फॉलो किया है। तो इसलिए जर्मन सोशल पार्टी भी इसका एक उदाहरण है, जो कि ब्रांच वाले सिस्टम को अपनाते हैं। थर्ड है कोष्ठक यानी सेल्स। डुवर्जर, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार तीसरे प्रकार के दल का कोष्ठक सेल होता है गाइस, जो कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की खोज है। लाइक साम्यवादी देश होते हैं, लाइक रूस, चीन, जो कि साम्यवाद को मानते हैं। साम्यवाद गाइस आप बच्चों आपने वह सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, मार्क्सवाद, साम्यवाद, है ना, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि एक ऐसी समाज व्यवस्था जहाँ पर मजदूरों का जो शोषण हुआ करता था, अब उसके स्थान पे मजदूर ही शासन करेंगे, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होगा। साम्यवाद में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार का अंत हो जाएगा, जो अमीर वर्ग है उसका पतन हो जाएगा, जितने भी संसाधन है वो सभी में बराबरी रूप से बटे जाएंगे, और समाज का कल्याण देखा जाएगा, सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे, सभी को बराबर संसाधन मिलेंगे। तो ये समाजवाद की थीम होती है ना। और साथ में ये हम देख सकते हैं अभी भी अपने विदेशों में ये कई चीन वगैरह साम्यवाद को फॉलो करता है। तो ये ब्रांच की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसका आधार भौगोलिक ना होकर व्यावसायिक आधार के कारण होता है, एक बिजनेस डीलिंग के अकॉर्डिंग होता है।
सेल किसी स्थान पर कार्य करने वाले सभी सदस्यों को सूत्र बांधना होता है, यानी कि सभी जो हम काम कर रहे हैं तो उन्हें एक ग्रुप में बांधना है। कारखाना, लाइक कारखाने वगैरह में होता है, वर्कशॉप और दफ्तर और प्रशासन भी इसके अंग हो सकते हैं, जिसमें हम सेल की तरह काम करते हैं, एक जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कार्य करते हैं, अच्छे प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। चूँकि सेल उन सदस्यों का समूह है जो कि एक व्यवसाय में लगे हुए हैं, एक ही कार्य में लगे हैं, उनकी एक ही थीम है, एक ही थॉट है, जो प्रतिदिन कार्य के समय मिलते हैं। हम लोग काम के समय मिलते हैं, लाइक ऑफिस में, इसलिए इनके सदस्यों में दलीय एकात्मकता अधिक होती है ना। अगर मिलते जुलते रहेंगे तो हमारे में एक पार्टी की तरह हमारे में एकात्मकता होगी, यूनिटी होगी। व्यक्ति सेल का एक अन्य सेलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, डायरेक्टली तो हम इन्वॉल्व नहीं होते, परंतु सेल का संबंध अनिवार्य रूप से षड्यंत्रकारी भी होता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें एक दूसरे के मतलब हम लालच से भी तो जुड़े होते हैं ना, कि हमें पैसे चाहिए होते हैं, किसी को जो डीलर है उसे पैसे चाहिए, सामान चाहिए, किसी को तो किसी को पैसे चाहिए, तो इस तरीके से षड्यंत्रकारी भी लगता है। और इसकी निर्माण शैली जो है इस बात का पक्का इंतजाम करती है कि एक सेल के नष्ट होने पर संपूर्ण दल संरचना संकट में पड़े। ऐसा होता है कि अगर एक बंदा चला जाता है काम छोड़कर, तो ऐसा होता नहीं कि पूरे के पूरे सेल ही खराब हो जाए, होता है थोड़ी देर के लिए उसकी कमी खलती है, परंतु फिर उसे सही करना पड़ता है, सही रहना पड़ता है अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। वो सभी जो व्यक्ति हैं, संरचना है, वो संकट संपूर्ण नहीं रहता। यह गुप्त संक्रिया मुख्यतः दलों के सामाजिक संगठन में धर्म केंद्रीय भूमिका निभाता है ना। धर्म भी हम देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर भी काफ़ी सारे दल बने होते हैं समाज में। समाजवादी पार्टी हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, वो सभी अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के बारे में अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हम उन्हें धर्म पर आधारित कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी को, जिसमें मायावती लीडर रह चुके हैं गाइस, है ना। उन्होंने महिलाओं के विषय में भी और अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में भी कार्य करे हैं अपने दल के द्वारा। फोर्थ देखते हैं नागरिक सेना मिलिशिया में क्या है गाइस। आज लोकतंत्र के हम तहत देख सकते हैं कि भारत में हर 5 साल के कार्यकाल के बाद और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सभी स्तर पर चुनाव होता रहता है, त्योहारों की तरह मनाए जाते हैं। एक तरीके से लगता है कि फेस्टिवल है, कोई चुनाव का फेस्टिवल आ गया है, परंतु एक स्थायी चुनाव प्रणाली, एक जो प्रोसेस है हमारा वोटिंग का सिस्टम जो है, लोकतंत्र की ये यात्रा में जो है विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरा है ना। बहुत सालों से ये हम फॉलो कर रहे हैं। 1951 में प्रथम चुनाव हुआ था गाइस, आप सभी जानते हैं, 12th कक्षा में आपने पढ़ा होगा। 1951-1952 के बीच में जो पूरे भारत में संपूर्ण भारत में चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया था, तो उससे संबंधित कहा जा रहा है लंबी एक प्रक्रिया। भारतीय राजनीति ने विभिन्न चरणों को पार कर लिया और एक स्थिर लोकतंत्र बनाने की स्थिति में पहुंच गया। यानी भारत एक सभी जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र में गणराज्य है वर्ल्ड में। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात देश में कांग्रेस प्रणाली का उदय हुआ था। हम सभी जानते हैं कांग्रेस ने काफ़ी सालों तक अपने भारत पर शासन की, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था हमारे आज़ादी में भी। कांग्रेस दल के नेता, चाहे वो नेहरू जी हों, गांधी जी हों, ये सभी जो अच्छे अच्छे लीडर थे वो सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस का ही आधिपत्य कई वर्षों तक अपने भारत में देखा जा सकता है, लाइक 1947 से 1967 तक एंड 1971 से 1977 के साथ साथ 1980 से 1989 तक भी ये प्रणाली चल रही थी भारत में। रुक रुक के कभी कभी रुकावट भी आ रही थी, क्योंकि और दल भी मैदान में उतर रहे थे कुछ कमियों के कारण। जब कांग्रेस में कुछ कमी आ गई, लोगों ने इन्हें पसंद करना बंद कर दिया, तो कुछ समय के लिए रुक जा रहे थे। फिर भी ये 1989 तक थोड़ा चली थी, राजीव गांधी जी के काल तक चल रही थी कांग्रेस प्रणाली, जिसमें भारतीय राजनीति के केंद्र में थी। इसके स्वतंत्रता के बाद के विकास में 3 अलग अलग चरण थे, है ना। जैसे लाइक मैंने आपको ऊपर अभी बताया, तीनों जो सीरीज़ हैं इनमें इनका विकास का चरण देख सकते हैं हम। स्वतंत्रता से पहले व्यापक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में कार्य करने वाली कांग्रेस ने खुद को राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दल में बदलने का यही कारण था कि उन्होंने सरकार, इस दल ने जो है भारत को 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो इसी कारण उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य किए। तो ये मॉरिस जोन्स जैसे भारतीय जन राजनीति के पर्यवेक्षकों ने भारतीय दलियों को एक पार्टी के प्रभुत्व की प्रणाली के रूप में वर्णित किया कि भारत की जो एक पार्टी की दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि भारत एक दलीय प्रणाली तो नहीं अपना रहा है, परंतु हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे दल हैं, तो भारत एक बहुदलीय प्रणाली है। जबकि राजनी कोठारी नाम के एक विचारक है, राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बोला 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम या द कांग्रेस सिस्टम कहने की सीमा तक गई। वो लिमिट उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है,
भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है। राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, है ना। हमने जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही अपने आप को अच्छे तरीके से रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वे सरकार बनाने और लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना। लोगों के हितों के लिए काम करते हैं राजनीतिक दल। भारत में भी हम देखें तो पार्टी प्रणाली पहली बार 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ आई थी। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विजय के द्वारा देखा जा सकता है कि उनकी जब स्थापना हुई तभी से इसकी विजय निश्चित हो गई थी, देखा जाए तो, क्योंकि पहली प्रथम पार्टी थी भारत के अंतर्गत भारत के लिए। राजनीतिक दलों का सामाजिक संगठन देखें गाइस कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनका एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही तो कहलाती है, क्योंकि सोसाइटी से उसमें लोग जाते हैं, एक सामाजिक संगठन होता है वो। तो जिस संगठित रूप में राजनीतिक दल आज हम देख रहे हैं अपने विद्यमान में, अपने प्रेजेंट टाइम में, जैसे हम बड़ी बड़ी पार्टीज़ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो या चाहे वो भाजपा की पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टी एक तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो उसका जो इतिहास है, सभी का अपना इतिहास रहा है, परंतु वो ज़्यादा भी लंबा नहीं रहा, प्राचीन भी नहीं है, इतना भी प्राचीन नहीं है। इसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में भी हुई है, परंतु इससे पहले भी मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ संगठन शासन से प्रत्यक्ष होने पर भी जनमत के निर्माण यानी लोगों के वोट के निर्माण तथा मांगों को शासकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आधुनिक समाज में राजनीतिक दलों का गठन विभिन्न आधारों पर किया जाता है। इसकी हर एक दल जो है किस बेस पे बने होते हैं, जैसे लाइक पहला, राजनीतिक दलों के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार होता है, यानी मनुष्य की सोच के द्वारा भी बनाया जाता है कि हाँ हमें इस समाज में परिवर्तन करना है। अपनी उनकी मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से उनकी मानव स्वभाव में निहित प्रवृत्तियाँ होती हैं कि जिसके द्वारा वो अच्छी कार्य करने के लिए अपने दल का निर्माण करते हैं। समाज में समान भाव, संभाव्य मूल्य वाले व्यक्ति संगठित होकर राजनीतिक दल का निर्माण करते हैं ना, जिनके एक जैसे सेम थॉट होगी अच्छे कार्य करने की, तो हम उन सबका संगठन बनाकर एक राजनीतिक दल बना सकते हैं समाज में परिवर्तन करने के लिए। तो फिर उन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं, वैल्यूज़ को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लाइक ब्रिटिश कंजर्वेटिव दल का गठन रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, लाइक हम प्रेजेंट में अब देख सकते हैं रूढ़िवादी व्यवस्था क्या होती है। इस पिछड़ी सोच जिस लाइक हम देख सकते हैं, पुरानी सोच जो होती थी कि महिलाओं को घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, ये सभी क्या है, पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, जिसे परिवर्तन करके आज हम अपनी महिलावादी नारीवादी विचारकों के द्वारा अब हमें स्वतंत्रता है कि हम बाहर जा सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, है ना, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सभी जो रिफॉर्मर्स आ रहे हैं इसमें हमारे पार्टीज़ का भी योगदान है कहा जा रहा है। कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते तथा इसके उद्देश्य से प्राप्ति के लिए वो उदारवादी लिबरल पार्टीज़ कहलाते हैं, निर्माण करते हैं। और कुछ लोग जो है विगत युग की बीते हुए युग की पुनरावृत्ति की आकांक्षा के आधार पर प्रतिक्रियावादी दलों का भी निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं दलों का निर्माण मनोवैज्ञानिक सोच पर भी निर्भर करता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है गाइस, मानव इतिहास में धर्म की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, रिलीजियंस के आधार पे भी हम देख सकते हैं पार्टीज़ को। तथा आज भी अनेक देशों में धार्मिक नेता एवं पदाधिकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन में धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। उदाहरणतः भारत में मुस्लिम लीग देख लो, अकाली दल जो कि पंजाबी का एक पंजाब धर्म को रिप्रेजेंट करता है अकाली दल, जनसंघ हो गया, हिंदू महासभा जो हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुस्लिम लीग मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसे दलों का भी निर्माण हो चुका है वर्तमान में, जो कि अपने धर्म को विकसित करने के लिए, धर्म की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए धर्म जो है धर्म केंद्रीय भूमिका निभाते हैं सामाजिक संगठन में। थर्ड है राजनीतिक दलों में क्षेत्रीयता अथवा प्रादेशिकता, एक प्रदेश की, एक क्षेत्र, एक एरिया की भी हितों की बात करने के लिए कुछ लोगों ने समस्याओं को शीघ्र निपटारे करने के लिए प्रादेशिक दलों का भी निर्माण किया। जैसे भारत में DMK मान लो, या तेलंगाना प्रजा समिति जो कि तेलंगाना से संबंधित समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें सॉल्व करने के लिए डिमांड करता है, तो उससे संबंधित दल भी अब बन चुके हैं। असम गण परिषद देख लो, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि, ये सभी जो हैं क्षेत्रीयता के आधार पर बने दल हैं राजनीतिक दल। फोर्थ है राजनीतिक दल जो है आर्थिक व वर्गीय आधारों पर भी बन सकते हैं, नहीं है ना, जो गरीबों को सपोर्ट करते हैं ऐसे भी दल बन सकते हैं और बने भी हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक दलों तथा वर्गों का परस्पर संबंध
हम जानते हैं मार्क्स ने गरीबों के हितों के लिए कितने अच्छे अच्छे अपने विचार दिए हैं मार्क्सवाद के द्वारा। आप सभी इससे अवगत होंगे गाइस। और मैंने आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, साम्यवादी भी मार्क्सवाद का एक लक्ष्य है, एम है। मार्क्स के अनुसार देखें तो राजनीतिक दलों पार्टीज जो हैं वो वर्गों ग्रुप्स का परस्पर संबंध होता है, राज्य व राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु होता है। अनेक अन्वेषणों से टेस्ट से पता चलता है कि वर्गीय हित, एक ग्रुप का जो हित है, उसका इंटरेस्ट है, वो दलीय संबंधताओं, दल पार्टीज की अंडरस्टैंडिंग, उसकी संबंधताओं, इंटरएक्शन से तथा निर्वाचनों की पसंद के बीच घनिष्ठ संबंध से बात करता है। तथा अधिकांश समाज में राजनीतिक दल राजनीतिक दल जो है चुनाव में वो निर्वाचक यानी जब हम चुनते हैं लोगों को, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लाइक ब्रिटेन में श्रमिक दल है ना, लेबर पार्टी बनी हुई है ताकि लेबर उसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एवं भारत में भी देखें तो मजदूर दल, किसान यूनियन आदि, ये सभी हमारे देखें तो वर्ग पे आधारित दल हैं। 5th है गाइस जाति। कास्ट का भी हम देख सकते हैं भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता है। देखा जाए तो जाति व्यवस्था प्राचीन काल से अभी वर्तमान काल तक देखी जा सकती है। देखते हैं विभाजन SC OBC जनरल कैटेगरिया में हर एक कार्य में क्षेत्र में हमें ये सभी जाति विभेद देख सकते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। भारत में अब उल्टा भेदभाव भी देख सकते हैं हम, जो पहले जनरल लोगों ने करा था, ब्राह्मणों ने अनुसूचित जनजातियों के साथ भेदभाव किया था, तो अब वर्तमान में उल्टा हो रहा है, कुछ जनरल वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसे हम उल्टा भेदभाव भी कह सकते हैं। एंड समाज में जो है जाति बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, अभी कर रही है, वैसे करनी तो नहीं चाहिए। सोच ये है, एम ये है कि अब सभी मानवता में विश्वास करें, परंतु क्या करें, जाति जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही थी, वो कुछ लोगों के द्वारा ये अभी भी चल रही है, परंतु अब हमारे यूथ वर्ग के नए युवा वर्ग को इसे बदलने की मांग करनी चाहिए गाइस, है ना। जाति समाज को जो है जाति भारतीय समाज आधारभूत की विशेषता भी रही है। भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन को जाति हमेशा से प्रभावित करती रही है। कास्ट से उसे इफेक्ट करते रहते हैं। लोग कास्ट के आधार पर डिमांड करते हैं वोटिंग की। स्वतंत्रता से पूर्व जाति मुक्ति का आंदोलन था, मुक्ति आंदोलन में भी ये जाति रोल प्ले कर रहा था एवं राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित कर रहा है। दलित वर्ग देखें या कल्याण लोग, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जस्टिस पार्टी, ये सभी जो हैं इसके उदाहरण हैं। निष्कर्ष में गाइस सबसे एंड में आपको कंक्लूजन लिखना होता है निष्कर्ष आंसर का। इससे आपको बहुत अच्छा आंसर बनता है और आप बहुत अच्छे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं इस तरीके से अपने आंसर को अटेंड करके। चाहे आप कोई सब एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको चाहे ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, MA का एग्ज़ाम दे रहे हो, BEd का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको आंसर राइटिंग में अपनी कंक्लूजन लिखना इन्वॉल्व, इट्स नेसेसरी फॉर ऑल। सो कंक्लूजन में लिखना है गाइस, स्वतंत्रता के बाद निर्वाचन जो प्रतियोगिता है, चुनाव प्रणाली में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसमें जाति, धर्म व क्षेत्रता, मानवता, उदारता, गतिशीलता लाने वाले प्रमुख सामाजिक आधार बन गए, एक तरीके से बेस बन गया है हर एक राजनीतिक दल का। जाति संलयन एवं विखंडन भी जो देखें, जाति के आधार पर लोग जुड़ते भी हैं, कुछ लोग बिछड़ते भी, विखंडन होता है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाने लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये एक तरीके से रोल प्ले कर रहा है। सभी राजनीतिक दल जातीय गणना के आधार पर उम्मीदवारों को तय करने लगे हैं कि कौन से जाति का मेंबर खड़ा होगा, ये भी अब लोग डिसाइड करने लगते हैं। वर्तमान समय में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों का गठन आधारित है, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड आदि इसके उदाहरण है गाइस। ओके, नेक्स्ट दलीय संगठन जो है उसके विचारधारा में प्रमुख भूमिका निभाती है ना। दलीय संगठन जो होता है, दल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें विचारधारा, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बताया था, विचारधारा आइडियोलॉजी तो इफेक्ट करती है ऑफकोर्स, वो लोगों की सोच इफेक्ट करती है। लाइक समाजवादी, लेनिनवादी, मायावादी विचारधारा पर आधारित भी अनेक दलों का निर्माण भी भारतीय राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषता रही है। तो क्वेश्चन गाइज जो मैंने आपको आंसर ऊपर बताया है वो एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको नीचे लिखे हैं 3 क्वेश्चन, और चौथा ये भी बन सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो भी आप यही आंसर लिखेंगे। और तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको नीचे दिए हैं ये भी क्वेश्चन के लिए ऊपर वाला आंसर सफिशिएंट है, बहुत परफेक्ट है। तो आप इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए कि आज़ादी के पश्चात राजनीतिक दलों एवं व्यवस्था में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए हैं, तो उसका आंसर ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी वही बात कही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की विशेषता बताएं, तो वो भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। एंड थर्ड इज भारतीय राजनीतिक दल के मूलभूत तत्व क्या है ना। भारत में राजनीतिक दल का क्या बेस है,
तथा इसके आधारों पर निर्मित समाज की भूमिका बताओ, सोसाइटी की। तो सभी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं गाइस, और आंसर आपको ऊपर मैंने दे दिया है। तो आई होप यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट इज़ रियली नाइस एंड रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. So please like and subscribe my channel for getting these type of most important question and answer for your exams. Thank you. Share with your friends more and more.